नमस्कार दोस्तों, पाथवे टू हीलिंग में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत ही विशेष अतिथि हैं ब्रह्मा कुमारीज के बीके ब्रदर सूरज भाई जी। वे 60 से भी अधिक वर्षों से ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं और पिछले 40 से ज़्यादा वर्षों से राजयोगा टीचर के रूप में लोगों को मन की शांति और आत्मिक शक्ति का मार्गदर्शन दे रहे हैं। आज के इस एपिसोड में हम उनसे बात करेंगे पावर ऑफ फॉरगिवनेस यानी क्षमा की शक्ति के बारे में। तो आइए इस सुंदर और शक्तिशाली चर्चा की शुरुआत करते हैं। ये एक हस्बैंड का क्वेश्चन है। वो कहते हैं कि उनकी वाइफ का ऑफिस में अफेयर चला और व्हाट्सएप के थ्रू उन्हें पता चला। तो ये कहते हैं कि बहुत आर्ग्यूमेंट हुए, वाइफ ने सॉरी बोला, प्रॉमिस किया कि दोबारा ऐसा नहीं होगा, लेकिन हस्बैंड कहते हैं कि उन्होंने माफ़ तो कर दिया क्योंकि वो डिवोर्स नहीं चाहते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसका ट्रस्ट पूरी तरह से वापस नहीं आ पा रहा है। देखिए, ये ऐसी चीज है, ये जो अफेयर है इसको हिंदी में कहते हैं काम वासना जी। ये मनुष्य को अंधा बनाए रखती है। ये उसके विवेक को नष्ट कर देती है। अब गुस्सा करने से भी क्या होगा, क्रोध करने से भी क्या होगा। समझदारी भी इसी में ही है कि माफ किया जाए, लेकिन फिर वो थॉट्स तो आते हैं ना, बात आएंगे, थॉट्स आएंगे। सच्चा प्यार तो रहा नहीं, टू वेरी ओपन। प्यार हमेशा वासनाओं से प्रेरित हो गया। काम वासना, जिसको हम इम्प्योरिटी कहते हैं, इस प्यार में वही समा गया। क्षमा ये महान पुरुषों का आभूषण है। तो भाई जी, पाथवे टू हीलिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। भाई जी, आज का हमारा पॉडकास्ट फॉरगिवनेस पर है। हम सबको पता है कि माफ करना कितना जरूरी होता है और हर धर्म में भी ये सिखाया जाता है। चाहे हम हेल्थ वाइज बात करें, स्पिरिचुअल वाइज बात करें, रिलेशनशिप वाइज बात करें, फॉरगिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च भी ये कहती है कि माफ करने से हमारी ना सिर्फ मेंटल हेल्थ ठीक होती है बल्कि फिजिकल हेल्थ भी ठीक होती है। लेकिन भाई जी, मेरा यहाँ क्वेश्चन ये है कि फिर भी फॉरगिव करना इतना डिफिकल्ट क्यों लगता है? क्योंकि मनुष्य के अंदर ईगो बहुत बढ़ा हुआ है और ईगो के कारण उसमें बदले की भावना कुट कुट कर भर जाती है जब कोई ऐसी घटना होती है। अभी कई बार ऐसे केसेस होते हैं कि दूसरे व्यक्ति ने हमें बहुत सताया है। हम नहीं चाहते कि खेल जल्दी पूरा कर दें। हम चाहते हैं उसको सबक सिखाया जाए, उससे बदला लिया जाए, कोर्ट में घसीटा जाए और बहुत सारे विचार मनुष्य के मन में आते हैं क्योंकि मनुष्य बहुत ज्यादा हर्ट होता है जी। लेकिन क्षमा ये महान पुरुषों का आभूषण है। क्षमा उनका आभूषण होता है जो बहुत शक्तिशाली होते हैं। तो हम अपने को अगर भगवान की संतान मानते हैं तो वो सर्वशक्तिवान है। हम भी रियली बहुत शक्तिशाली हैं, हमें ये स्वीकार करना होगा। हम उसकी संतान होने के नाते बहुत महान हैं, बहुत बड़े हैं। जैसे भगवान को हम कहते हैं क्षमा कर दो जी, कितनी बड़ी गलती की हो उसके आगे जाते ही तो यही कहेंगे हमें क्षमा कर दो, गलती हो गई। तो इसलिए बिकॉज ऑफ ईगो, एंगर, ये भारी लगता है ये बहुत जरूरी। भाई जी, फिर ये ईगो को और एंगर को, इनको कैसे हम कंट्रोल करें? इसके लिए मनुष्य को बहुत अच्छे ज्ञान की जरूरत होती है और ज्ञान भी ये कि मेरे अंदर ईगो कहाँ है। ईगो के साथ ही एक उसका छोटा बड़ा भाई है, वो है मैंपन, आईनेस। और इन दोनों को ही लोग बहुत कम रियलाइज करते हैं कि मेरे अंदर ये है। हर व्यक्ति आजकल ये मेंटालिटी हो गई है, हर व्यक्ति मान रहा है आई एम राइट, जो मैं कर रहा हूँ वो राइट है, वही करना चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ये लोग सिर पे चढ़ जाएंगे, हम कब तक इन्हें माफ करते रहेंगे, ऐसे ऐसे। तो ईगो को पहली चीज है इसको पहचानना। इसके लिए सद्विवेक की आवश्यकता होती है। देखिए, ईगो हर व्यक्ति में होता है, भिखारी में भी देखा जाता है। वो कहता है मुझे 10 रुपए तो दो, आप उसे 1 रुपए दे तो वो देखो उसका कैसा होता है, वो फेंक देगा आपके ऊपर, वो नाराज होगा। ये उसके सटील ईगो का प्रमाण होता है। तो ईगो हरेक में है, कौन उसको पहचानता है और कौन नहीं पहचानता। और जब हम पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी पर होते हैं तो इसमें ईगो को पहचानना और उसको नष्ट करना परम आवश्यक है। ये स्पिरिचुअलिटी की एक्चुअल ब्यूटी है और उसको समाप्त करने के लिए हमारे यहाँ जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो राजयोग की नॉलेज है, उसमें स्वमान की प्रैक्टिस बहुत सुंदर होती है। स्वमान यानी हम कितने महान हैं, ये पॉजिटिव साइड है,
ये पॉजिटिव ईगो कहें इसको, यह एक बहुत अच्छा सेल्फ रेस्पेक्ट जो हमारे उस निगेटिव ईगो को समाप्त करता है, जो हमें कष्ट दे रहा है, जो संबंधों में कष्ट दे रहा है, संबंधों को कड़वाहट से भर रहा है। तो स्वमान की प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली अभिमान को नष्ट करती है, और स्वमान की प्रैक्टिस जो लोग करते हैं, सम्मान उनके पीछे परछाई की तरह आता है। तो सम्मान की भूख भी मनुष्य को बहुत है। एक तरह से वो आंतरिक दृष्टि से सम्मान की मांग कर रहा है, मुझे दो, मैं योग्य हूँ या ना हूँ, मुझे सम्मान चाहिए। सम्मान उसको सेटिस्फाई करता है, उसको संतुष्ट करता है, लेकिन मांगने से नहीं मिलता, स्वमान से मिलेगा। तो स्वमान की प्रैक्टिस हमें ईगोलेस करेगी, अभिमान से मुक्त करेगी। भाई जी, स्वमान फिर कैसे ये प्रैक्टिस करें? क्योंकि स्वमान से आपका मतलब यहाँ अफर्मेशन से है, अपने आप को अच्छा अच्छा बोलना। अफर्मेशन भी इसको कह सकते हैं, लेकिन ये ऐसी चीज है जिसका आज तक ज्ञान संसार के लोगों को नहीं रहा ना। हमारे स्क्रिप्चर्स में, होली बुक्स में इसकी ज्यादा चर्चा आई। कहीं कहीं ये तो कह दिया मैं ही वो हूँ, तत्वम हम चतुर्भुजम तत्वम, बहुत सारी बातें आ गई, लेकिन किसी को भी इस बात का रियलाइजेशन नहीं हुआ कि मैं हूँ कौन। तो पहला स्वमान हमारा शुरू होता है, मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं चैतन्य आत्मा हूँ। फिर हम शुरू करते हैं कि हम भगवान की संतान हैं। तो भगवान की संतान होने के नाते हमारे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं जो हमें भूल गई हैं, क्योंकि भगवान भगवान लोग करते हैं, या मंत्रों का जाप करते हैं, या उसका नाम स्मरण करते हैं, भिन्न भिन्न धर्मों में जो कुछ भी हो रहा है भगवान के लिए, लेकिन किसी ने भी अपना नाता भगवान से जोड़ा नहीं है, जबकि वो नाता है बाप और बच्चे का। वो हमारा परम पिता है, गॉड फादर है, हम उसकी संतान है। उसकी संतान होने के नाते हम महान हैं, हम पुण्य आत्माएं हैं, हम बहुत शक्तिशाली हैं, हम ज्ञान से भी भरपूर हैं, हम उसके कर्तव्य को पूर्ण करने वाले उसके सहयोगी हैं। ये सब स्वमान कहलाता है। पर भाई जी, ये सब बातें तब तो याद नहीं रहती है जब हमें किसी पे गुस्सा आ रहा है, तो उस वक्त हमें दूसरे सोल को जब हम फॉरगिव करना चाहते हैं, उस वक्त खुद स्वमान में रहना इतना मुश्किल लगता है। नहीं, उस टाइम स्वमान में रहने की आवश्यकता नहीं। जैसे एक कोई राजा है और उसका एक लड़का है जो राजकुमार है, अब उसे बार बार याद करने की जरूरत नहीं होती कि मैं राजकुमार हूँ। राजकुमार उसकी एक नेचुरल मेंटेलिटी में समा गया होता है, मैं एक रॉयल फैमिली का हूँ, और उस अनुसार ही उसके एक्शंस, उसकी एक्टिविटी, उसका व्यवहार सब कुछ होता है। किसी के व्यवहार में ईगो आ सकता है, तो किसी का व्यवहार बहुत रॉयल, बहुत पोलाइट हो सकता है, भाई हम बड़े हैं, इस राज्य के हम मालिक हैं, हमें सबको सुख देना है। दोनों बात होती हैं। अब कौन क्या करता है वो उसके ज्ञान और अज्ञान पर निर्भर करेगा। ऐसे ही स्वमान की प्रैक्टिस हमें उस टाइम करने की जरूरत नहीं। स्वमान का अभ्यास लंबे काल करते हुए, जैसे मैं एक पूर्वज हूँ, ये भगवान ने हमें स्वमान दिया। तुम भी छोटे नहीं हो, जैसे मैं सुप्रीम, तुम भी पूर्वज, ब्रह्मा की संतान हो, पूर्वज हो। पूर्वज माना बड़े, किसी वंशावली के बड़े को पूर्वज कहा जाता है, क्योंकि तुम पूर्वज हो। Therefore, your thoughts, your conceptions, your ideas, your attitude must be very positive. तो जब हम इस चीज का अभ्यास करते हैं, उस टाइम नहीं, नेचुरल लाइफ में मैं पूर्वज हूँ, तो हमारे विचारों में महानता आ जाती है। हम फिर ये बदले की भावना, ये ईर्ष्या द्वेष, या ये उसे कुछ सिखाना है, हमें दंड दिलाना है, ये खत्म हो जाती है। सब हमारे हैं, ये विश्व ही हमारा परिवार है। कोई गलती करता है, इसमें बहुत सारे फैक्टर काम कर रहे हैं। कहीं पूर्व जन्मों की बात भी है, कहीं में उसका ईगो और एंगर भी है, कहीं उसका ज्ञान भी होता है, कहीं उसका स्वार्थ भी होता है। इस कारण से मनुष्य व्यवहार में गलती करता है, और ये व्यवहारिक गलती प्राय अपनों से होती है। जी। या तो अपने क्लोज रिलेटिव, या हमारे जो फ्रेंड सर्किल होता है उसमें, बिजनेस पार्टनर होते हैं, उसमें गलती होती है। तो फिर हमको ये फील रहता है कि हम बड़े हैं और बड़ों का काम है क्षमा कर देना, ताकि हमारा भी चित्त शांत हो और उसका भी चित्त शांत हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आजकल ये बहुत केस देखे जा रहे हैं।
जिन लोगों में आपस में झगड़ा है, पति पत्नी का झगड़ा, नई शादी हुई है, 6 मास के बाद, 1 साल के बाद बहुत झगड़े शुरू हो गए हैं, डिवोर्स की नौबत आ गई है, मुझे उनकी बातें सुन के पता चलता है कि पूर्व जन्मों के कर्मों का असर यहाँ इनको दिखने लगा है। तो हम एक से जो उनमें समझदार हो उसको सिखाते हैं कि तुम क्षमा याचना कर लो, या जैसी जरूरत हो क्षमा कर दो, और हम देखते हैं 7 दिन में ही उनके संबंध सुधरने लगते हैं और बहुत अच्छी रिजल्ट आती है। भाई जी, एक हमारे सब्सक्राइबर का ही क्वेश्चन है, जो हस्बैंड वाइफ की आपने बात की उसी से रिलेटेड है। तो ये एक हस्बैंड का क्वेश्चन है, वो कहते हैं कि उनकी वाइफ का ऑफिस में अफेयर चला और व्हाट्सएप के थ्रू उन्हें पता चला। तो ये कहते हैं कि बहुत आर्ग्यूमेंट हुए, वाइफ ने सॉरी बोला, प्रॉमिस किया कि दोबारा ऐसा नहीं होगा, लेकिन हस्बैंड कहते हैं कि उन्होंने माफ तो कर दिया क्योंकि वो डिवोर्स नहीं चाहते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसका ट्रस्ट पूरी तरह से वापस नहीं आ पा रहा है। देखिए, ये ऐसी चीज है, ये जो अफेयर है, इसको हिंदी में कहते हैं काम वासना जी। ये मनुष्य को अंधा बनाए रखती है, ये उसके विवेक को नष्ट कर देती है। अब उसने रियलाइज तो कर लिया, लेकिन अगर वो डीपली रियलाइज कर चुकी होगी तो वो उधर से डिटैच होने लगेगी। परंतु ये काम इतना सहज नहीं होता। जहाँ अटैचमेंट हो जाता है, जहाँ मनुष्य एक दूसरे से वायदे कर लेता है, वो भूल जाता है कि मेरी शादी है, मेरा बच्चे हैं, मेरा पति है, मेरा अपना घर है, वो उधर खींचा चली जाती है वो आत्मा, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। तो इसमें यहाँ कष्ट होता है, क्योंकि ये आज कहा कि मैं नहीं करूंगी, ये संभव नहीं कि वो छूट गया हो। इसलिए एक व्यक्ति को जिसको थोड़ा भी इन चीजों का अनुभव है, वो जानता है कि ट्रस्ट करना ये उचित नहीं होगा। इसलिए अब गुस्सा करने से भी क्या होगा, क्रोध करने से भी क्या होगा, इधर डाइवोर्स हो सकता है जिससे उसका अफेयर हुआ हो, वो भी गृहस्थी हो, उसकी पत्नी हो, बच्चे हो। अब देखिए, 2 चीजें टूटेंगी, इधर का परिवार, उधर का परिवार, और ये बहुत जगह हो चुका है। और फिर जब वो लड़की वहां शादी करती है, उसकी वहां भी नहीं चलती, वहां से भी डिवोर्स होता है, 3 केस हो गए। अब जीवन दुखी, डिप्रेशन में, तनाव में, बदनामी में गुजरता है। तो ऐसे में फिर माफ कैसे किया जाए? वो ठीक है भाई जी, ये बात तो समझ आ गई कि समझदारी भी इसी में ही है कि माफ किया जाए, लेकिन फिर वो थॉट्स तो आते हैं ना, बात आएंगे, थॉट्स आएंगे, और माफ करके पहले थोड़ा वॉच भी किया जाए कि भाई हो रहा है काम या नहीं, किसी भी तरह से देखा जाए। और जैसा मैंने कहा, ये बात पल भर में तो छूटती नहीं है, लेकिन छूट रही हो, दोनों व्यक्तियों को ये रियलाइज हो गया कि हमारे परिवार, हमारे बच्चे बिखर जाएंगे, ये अच्छी बात नहीं होगी, समाज में बदनामी भी होगी और सबका भविष्य भी बहुत खराब होगा। तो अगर ये रियलाइज हो जाए तो वो क्षमा कर देगा, लेकिन थोड़ा वॉच तो करना ही पड़ेगा। भाई जी, ट्रू लव और अटैचमेंट में क्या डिफरेंस है? अभी जैसे आप अटैचमेंट की बात कर रहे थे, तो सच्चा प्यार और अटैचमेंट में आप थोड़ा डिफरेंस बताइए। आजकल सच्चा प्यार तो रहा नहीं, टू बी वेरी ओपन। प्यार हमेशा वासनाओं से प्रेरित हो गया, काम वासना, जिसको हम इम्प्योरिटी कहते हैं, इस प्यार में वही समा गया। सिंपल शब्दों में कहें तो ये प्यार दैहिक प्यार हो गया है, ये आत्मिक प्यार, ये मन का भाव नहीं हुआ। जहाँ प्यार देह में बदल जाए वहाँ वो अटैचमेंट कहलाता है, काम वासना में जो बदल जाता है। और जहाँ आत्मिक प्यार है, दूसरे के कल्याण की भावना है, दूसरों को सुख देने की भावना, दूसरों को कोऑपरेट करने की भावना, उन्हें आगे बढ़ाने की भावना है, वहाँ ये रियल लव कहलाता है। प्यार एक बहुत शुद्ध शब्द है, लेकिन इसको बिगाड़ दिया लोगों ने, अफेयर इंग्लिश का शब्द प्रयोग हो गया, और ये धीरे धीरे वासनाओं में बदलते हुए इस समाज को नष्ट करता जा रहा है। मैं तो ये कहूँगा, ये कभी वेस्टर्न कल्चर थी, हमारे देखते देखते भारत में आई, और जैसे वहाँ डिप्रेशन में लोग होते थे, यहाँ भी रहने लगे कि कोई किसी से प्यार करता है, शादी होती है, बहुतों के केस तो 6 मास में बिगड़ जाते हैं, पछताते हैं कि हमने क्या कर लिया। माँ बाप भी फिर साथ नहीं देते। इसलिए ट्रू लव माना स्पिरिचुअल लव, आत्मिक लव, कल्याणकारी लव, न कि किसी के परिवार को तोड़ने वाला लव। जी भाई जी, एक मेरा यहाँ एक क्वेश्चन ये भी है कि हम हाउ टू हैंडल क्रिटिसिज्म। जब कोई हमारी बुराई कर रहा है, आलोचना कर रहा है, उस वक्त बड़ा रिएक्शन निकलता है और इंस्टेंट रिएक्शन होता है, गुस्सा आता है, तो उस वक्त हम रिएक्ट ना करें, रिस्पॉन्ड करें। कोई मनुष्य किसी भी फील्ड में हो, हम लोग स्पिरिचुअल फील्ड में हैं,
सबको निंदा, ग्लानि, डेफेमेशन, कहीं अप्रिसिएशन, इन सब का सामना करना पड़ता है। जी। आप देखिए, एक डॉक्टर हमारे पास आए थे, बता रहे थे, हमारे यहाँ आते हैं, कि सबसे ज्यादा ईर्ष्या हमारे पेशे में है, डॉक्टरी पेशे, मेडिकल पेशे। एक डॉक्टर ने अगर प्रेस्क्राइब कर दिया इस बीमारी के, दूसरे के पास जाएंगे, कैंसिल, किसके पास चले गए थे तुम? ईगो इश्यूज है। ईगो शुरू हो जाता है। तो निंदा करना, ईर्ष्या रखना, ये संगठनों की एक कॉमन सी बात है, चाहे वो पॉलिटिकल संगठन हो, बड़ी बड़ी पार्टियां हो, घर में भाई भाइयों में भी हो सकता है वो, और जिस फील्ड में हम रहते हैं, ऑफिस में, तो ये बात आम देखी जाएगी, कोई आगे ना बढ़े, मैं ही आगे बढ़ूं, और जो आगे बढ़ रहा उसकी लैग पुलिंग करो, ये सब हो रहा है। लेकिन जैसा मैंने किया, मेरा अपना अनुभव, हम एक बड़े संगठन में रहते हैं। अब हम ऐसे संगठन में रहते हैं जिसमें कम से कम 1,500 लोग परमानेंट रहते हैं, जो हमारा परिवार है, ऐसा कहेंगे। और जो आगे बढ़ता है, जिसका नाम होता है, उसको क्रिटिसिज्म मिलता ही है। लोग इंतजार करते हैं कहीं कोई भूल हो और हम लग जाए इसके पीछे, कमेंट्स करने लगे, बुरा बोलने लगे। मैं क्या सोचा हमेशा जीवन में, अब से नहीं, 50 साल पहले से सोच लिया था, जिसको आगे बढ़ना है, जिसको अच्छे कार्य करने हैं, जिसको ऊंचाइयों तक पहुंचना है, उसको तैयार रहना चाहिए मान अपमान, सुख दुख, निंदा स्तुति में समान रहने का। और जिन्होंने भी आज तक बड़े बड़े काम किए, उनको निंदा का कड़वा घूंट तो पीना ही पड़ा, चाहे वो महात्मा गांधी थे। देखो, देश के लिए बड़ा काम कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग ग्लानि करते थे, जो अंग्रेजों की ओर मिले हुए थे थोड़े, ये बूढ़ा चला है, बिना हथियार के देश को स्वतंत्र कर, देखेंगे हम ये क्या करेगा। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद को बहुत पढ़ता था जी। मैं देखता था, उनका नाम हुआ रोशन, तो इधर के लोग भारत के चिढ़ गए, अरे ये छोटा सा छोकरा, इसका नाम हो गया संसार में, लाओ इसको पीछे, अखबारों में ग्लानि छापने लगे। लेकिन जो व्यक्ति पावरफुल होता है, वो अपने टारगेट से पीछे नहीं हटता, कितनी भी ग्लानि करे, हमें वहां पहुंचना ही है, जहां हमें पहुंचना है, कोई शक्ति हमें रोक नहीं सकती। तो निंदा को अपनी उन्नति का साधन बना लें, निंदा पर ज्यादा रिएक्ट न करें, इसको कॉमन बात माने कि जहां हम कुछ काम कर रहे, जहां हमें बड़े कार्य करने, निंदा सुनने के लिए तैयार, अपने को प्रिपेयर कर दो, सुननी ही पड़ेगी, और सुनते सुनते ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ये मेंटालिटी अगर हम बना लें, तो निंदा हमारा एक पावरफुल फाउंडेशन बन जाएगी, हमें गिराने वाली नहीं बनेगी। भाई जी, अक्सर ये भी एक कहा जाता है कि आई कैन फॉरगिव बट आई कांट फॉरगेट, मतलब मैं भूल नहीं सकती उस बात को, लेकिन फॉरगिव कर सकती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं ये सच्ची फॉरगिवनेस तो नहीं हुई, अगर हमारे माइंड में अभी भी हम उस बात को अगर याद रख रहे हैं, तो फॉरगिवनेस तो नहीं हुई। क्योंकि अगर हम याद रखेंगे तो हमारे बिहेवियर में, हमारे बोल में, हमारे वाइब्रेशंस में जरूर बहुत अंतर दिखाई देगा। लेकिन टू फॉरगेट इज नॉट इजी जॉब, क्योंकि मनुष्य का मन बहुत सेंसिटिव हो चुका है, और वो दूसरों से एक्सपेक्ट भी कुछ ज्यादा ही कर रहा है। और कई बार बातें ऐसी खतरनाक भी होती हैं, जिसने अंदर तक को हर्ट कर दिया होता है, हमारी आंतरिक जो चेतना, उस पर भी अटैक किया होता है। कई बार उसको मनुष्य भूलना ही नहीं चाहते। हमारे पास विदेशी बहुत आते हैं, पहले आते थे तो एक शब्द यूज करते थे, हम कहते थे सोरोफुल बात हुई है ना, इसको फॉरगेट करो ना, आई एंजॉय सोरो। हमें आश्चर्य लगता था कि उनका जीवन उसी में रम गया है, कि वो सोरो को याद कर करके भी खुश होते हैं, क्योंकि वहाँ डिवोर्स बहुत होते हैं। हमने देखा एक एक को 2-2, 3-3 बार हो जाते हैं। वो ठीक है भाई, ये है, वो थोड़ी देर याद किया, थोड़ा दुख हुआ, थोड़ी ठीक है, पूरा हो गया, तो भूलना नहीं चाहते। लेकिन भूल हो सकता है जो अच्छी बातें प्रिंट करे। देखिए, हमारे यहाँ कैसेट्स होती थी, कैसेट में अगर कुछ रिकॉर्ड किया है और उसको हमें डिलीट करना, तो दूसरा भर देंगे, ऊपर से दूसरा रिकॉर्ड कर देंगे। यही बात है, अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में कुछ अच्छी चीजें रिकॉर्ड करने लगे, तो ये जो पुरानी चीजें हैं, ये हमें पहले तो सिंपल लगेंगी, कॉमन लगेंगी,
इजी लगेंगे, हम इजी हो जाएंगे। और कोई भी चीज जब हमें इजी फील होने लगती है वो आप ही भूल जाती है, और उसको भूलना इजी भी हो जाता है। और भूल कर हम क्षमा और भूलना, फॉरगिव एंड फॉरगेट, दोनों को साथ साथ लेकर चलते हैं। लेकिन उसमें हमें अपने संबंध थोड़े मधुर करने होंगे, थोड़ा मिलना जुलना भी होगा। जब दूरी होती है ना फिजिकली, भाई हम बात ही नहीं करते कभी, हाँ तुमने मेरे से ये किया था, मैंने क्षमा तो कर दिया, लेकिन आगे नाता नहीं रखेंगे, तब वो चीज भूलती नहीं। अगर हम आपस में अच्छी बातचीत करने लगे, प्यार भरा रिलेशनशिप फिर से जोड़ने लगे, तो वो बातें उन पुरानी बातों को हल्का कर देंगे और हम भूल जाएंगे। हमें ये भी याद रखना चाहिए, भूलने में ही भला है, भूलना ही अच्छा है। अगर हम एक चीज को पकड़ कर बैठे रखेंगे तो ये होल्डिंग नेचर कहलाती है, और हम दूसरी अच्छी चीजों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। भाई जी, जैसे आप कह रहे हैं कि ठीक है बातचीत होनी बहुत जरूरी है, पर जो लोग टॉक्सिक होते हैं, हमें पता है ये हमारे लिए अच्छे नहीं है, हमारे शुभ चिंतक नहीं है, तो उनसे तो दूरी बनाए रखना तो फिर ठीक ही रहेगा। कहीं कहीं ऐसा भी जरूरी होता है जो थोड़े सिंपल भाषा में खतरनाक लोग होते हैं। जी। अब माफ तो उन्हें कर दिया, बातें भी खत्म कर ली, लेकिन हमें थोड़ा संबंधों को लाइट भी रखना ही पड़ेगा, इतना क्लोज नहीं जैसे पहले थे, क्योंकि मनुष्य एक बार धोखा खा ले तो संभल के तो उसको चलना ही पड़ता है। इसलिए हमें अच्छी चीजों में स्वयं लग जाना चाहिए। भाई जी, जैसे सबकॉन्शियस माइंड की आप बात कर रहे थे कि सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी अच्छी बातें भरनी चाहिए, अच्छा अच्छा इम्प्रिंट हमें करना चाहिए, तो कुछ हमें टिप्स बताइए, हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स बताइए कि वो डेली लाइफ में कुछ ऐसे से रूटीन। देखिए, स्पिरिचुअल लाइफ में हम सभी बहुत करते आए हैं, और ये क्षमा जैसे आपने कहा था सभी धर्मों में, जैन रिलीजन में तो इसका एक दिन ही होता है, सबसे क्षमा याचना करते, 1 घंटा बैठते हो तो अंधेरे में। मुझे मौका मिला एक बार उनके बीच में जाने का, तो हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अगर कुछ करेंगे, अच्छे विचार अगर अपने अंदर भरेंगे, देखिए बात विचारों की है, विचार बदल जाए तो खेल बदलने लगता है जीवन का। हम एक विचार ही ले लें, अरे तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें ये बड़े बड़े काम करने हैं, चाहे बिजनेस का फील्ड हो, आपकी एजुकेशन का फील्ड हो, कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का फील्ड हो, मुझे ये बड़े काम करने हैं, तो हम छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते। तो विचारों को हम महान बनाएंगे। और जैसे मैंने बोला था, स्वमान की प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा हम मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन से क्या होता है, इसका क्या मीनिंग है, ऑलमाइटी से स्वयं को कनेक्ट करना। और जब उससे हम स्वयं को कनेक्ट करते हैं, उसकी शक्तियां हमें मिलती हैं, तो हमारा मन बहुत पावरफुल हो जाता है। और जब मन की शक्तियां बढ़ती हैं, तो ये सब बातें हमें बहुत छोटी, यूजलेस, और जिनमें हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा लगता है। जिन्हें बड़े काम करने हैं वो छोटी छोटी बातों में थोड़ा जाएंगे। अब कहीं कोई प्राइम मिनिस्टर जाए, हाँ भाई फलाने ने मुझे गाली दे दी थी, मेरा अपमान कर दिया था, कोर्ट केस करता हूँ, ये वो, बताओ तुम्हारी क्या राय है। वो कहेगा मैं किसी से राय कर लूं, मुझे बड़े बड़े काम करने हैं देश के लिए। ऐसे अगर हम अपनी ऊंचाई को बढ़ाएंगे तो बातें भूल भी जाएंगी और बहुत छोटी लगेंगी। जी भाई जी, आप एक लास्ट में कोई एक मेडिटेशन करके बताएंगे कि किस तरह से हम डेली वो मेडिटेशन करके माफ करना सीख सकें? चलो हम करते हैं। सबसे पहले हमें आत्मिक स्वरूप में स्थित होना होता है। मैं एक आत्मा हूँ, चैतन्य शक्ति, पॉइंट ऑफ एनर्जी, मस्तक के बीच में, दोनों भ्रुकुटियों के मध्य में मैं चैतन्य आत्मा हूँ। मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। ये देह मेरा रथ है, माध्यम है। मैं इसमें बैठकर इस संसार में अपना पार्ट प्ले कर रही हूँ। इस तरह का चिंतन करें। मैं भगवान की संतान हूँ, वो मेरा परमपिता है। जैसे वो सबकी गलतियों को माफ कर देता है, और मनुष्य बड़े बड़े बुरे कर्म करके भी उसके पास हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, हे प्रभु मुझे क्षमा करें, अज्ञान से मुझसे ये भूल हुई है। हम भी भगवान के बच्चे, महान आत्माएं हैं। हम भी उस व्यक्ति को सामने लाएं, विजुअलाइज करें और संकल्प करें, मैं भगवान की संतान बहुत महान हूँ,
तुम भी भगवान की संतान हो। मैं कल्याणकारी हूँ, मुझे तुम्हारा कल्याण करना है। बड़ा होने के नाते अपनेपन से मैं तुम्हें क्षमादान देता हूँ और इस बात को सदा के लिए अपने मानस पटल से डिलीट कर रहा हूँ। आप भी सुखी रहें, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे इन छोटी बातों में अटकना नहीं है। फील करें ऊपर से भगवान की एनर्जी, जो सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो ऑलमाइटी है, जो इस रचना का बीज है, उसकी एनर्जी मुझे आ रही है, मुझ में समा रही है। ओम शांति। इस तरह मेडिटेशन रोज करेंगे, शक्तियां बढ़ेंगी, एटीट्यूड्स महान होंगे और क्षमा भाव हमारे लिए नेचुरल प्रक्रिया हो जाएगी। जी, ओम शांति भाई जी। ओम शांति। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन पाथवे टू हीलिंग।